नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास के बीच में क्या अंतर है इस बात की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मित्रों हम जानते हैं कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं, तो हम लोग इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने जो है उसकी चर्चा की है और इसके साथ साथ जो कुछ परेशान करने वाले समास के अंतर्गत विषय होते हैं उसकी भी चर्चा हमने इसके पहले के वीडियो में की है। जैसे कि अव्ययभाव समास को अव्ययभाव क्यों कहते हैं, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान क्यों होता है, इस तरह की बातें वहां पर हुई है। तो हमारा यहाँ जो फोकस होगा वो पूरी तरह से मित्रों वह होगा इन दोनों के बीच के अंतर पर। यदि इन दोनों की हम परिभाषा को पर ध्यान दें तो हमें इनके बीच के अंतर को समझने में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी मित्रों। जैसे उदाहरण के लिए कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास हमने जब पढ़ा था उसको हमने कहा था कि जो है इसमें जो है विशेषण विशेषण विशेष्य विशेष्य, ठीक है, उपमान उपमान उपमेय, ठीक है, इन चारों का प्रयोग होता है। ठीक, लेकिन वह बटकर एक भाग होता है विशेषण विशेष्य का, दूसरा होता है उपमेय उपमान और उपमेय का। यानी जो समस्त पद होते हैं कर्मधारय समास में दो प्रकार होते हैं, एक विशेषण विशेष्य वाले होते हैं, एक उपमान उपमेय वाले होते हैं। ठीक है, यानी इनका होना ही जरूरी है, इनका होना जरूरी है और इसके आधार पर ही हम उसका विग्रह करते हैं। ठीक है, दूसरा जो है अगर हम बात करेंगे तो बहुब्रीहि समास पर। तो बहुब्रीहि समास पर बात करने से पहले इसकी परिभाषा थोड़ा देख लेते हैं। कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होगी इसके आधार पर कि जिस समस्त पद में या जिस समास में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का बोध होता है उसे कहते हैं कर्मधारय समास। ठीक है, स्पष्ट है इसके आधार पर ही। लेकिन बहुब्रीहि समास में क्या होता है, बहुब्रीहि समास में याद रखिएगा एक अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, किसी अन्य अर्थ की। मतलब क्या है, हमारे पास जो दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे उदाहरण के लिए जो है नीलकंठ ले लीजिए, नीलकंठ ले लीजिए। नीलकंठ में जो है नील जो है यानी नीला जो है वो क्या है, वो पूर्व पद है, पूर्व पद है, पूर्व पद है। और कंठ क्या है, उत्तर पद है, उत्तर पद है, उत्तर पद है। ये हो गया। अब देखिए यहां पर देखिएगा तो दोनों का अर्थ है नीला कंठ, और यदि हम कर्मधारय समास के अंदर इसका विग्रह कर रहे हैं क्या होगा, नीला है जो कंठ। ठीक है, लेकिन जो बहुब्रीहि समास में होता है वह जो शब्द हमारे पास होते हैं, जो हमें दिख रहे होते हैं, उसके आधार पर हम अर्थ ग्रहण नहीं करते हैं मित्रों, याद रखिएगा, उसके आधार पर नहीं करते हैं। हम उन शब्दों के माध्यम से समाज में जो है किसके लिए उसका एक अन्य अर्थ प्रचलित है, अपने मन से भी हम अर्थ नहीं निकालेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। समाज में जो अर्थ प्रचलित है उसके लिए एक अन्य अर्थ, उस अर्थ को जो है हम पकड़ेंगे, उस अर्थ का हम प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए इसी को लेते हैं नीलकंठ। अगर हम कर्मधारय समास की बात करते हैं तो ये हो गया नीला है जो कंठ, इसका विग्रह करेंगे, नीला है जो कंठ, इसका हमने विग्रह कर दिया, ये हो गया कर्मधारय समास के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन जब हम अन्य अर्थ की बात करते हैं और इसको हम बहुब्रीहि समास में विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा कि नीला है, दोनों शब्द ले रहे हैं, नीला भी ले रहे हैं कंठ भी ले रहे हैं, दोनों ले रहे हैं, लेकिन प्रयोग कैसे कर रहे हैं, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। अब देखिए यहां पर जिसका मतलब था किसका, यानी यह किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। यानी यदि हम बहुब्रीहि समास की परिभाषा को अगर देखेंगे तो क्या होगा कि जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान ना होकर, यानी पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता ना होकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत होता है या प्रधानता होती है, वह कहलाता है बहुब्रीहि समास। ठीक, तो ये दोनों के बीच का अंतर है और इस अंतर को समझने के बाद हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कर्मधारय समास में कुछ समस्त पद ऐसे हैं जिनका विग्रह दोनों में होता है, मतलब उसका विग्रह हम कर्मधारय समास के अंतर्गत भी करते हैं और बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी करते हैं। ठीक है, यानी उपमान और उपमेय वाले जो हैं मिलेंगे आपको बहुब्रीहि समास में मिलेंगे, लेकिन
देखिएगा, यदि उन दोनों के मिलने से यदि कोई तीसरा अर्थ आ रहा है तो उसका विग्रह हम लोग बहुब्रीहि समास में कर सकते हैं। विशेषण विशेष्य भी मिलेंगे जैसे कि नीलकंठ, लेकिन यदि उसका तीसरा अर्थ आ रहा है तो उसका विग्रह हम बहुब्रीहि समास में भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर एक और देखें, वह है दशानन, तो दशानन का विग्रह अगर हम सिर्फ दस और आनन कर देते हैं तो ये हो गया आपका किसमें, ये हो गया कर्मधारय समास में। कहीं हम प्रयोग नहीं किए, देखिए ना के समान ना कुछ है, लेकिन हमने विशेषण विशेष्य दिखा दिया। ठीक है, 10 आनन ये हो गया कर्मधारय समास में। अगर हम इसका विग्रह अगर करेंगे कि 10 आननों का समाहार, तो वो हो जाएगा द्विगु समास में। लेकिन जब हम कहेंगे कि 10 है आनन जिसके, तो हो जाएगा बहुब्रीहि समास में। ठीक, यानी एक ही समास पद है, लेकिन उसका विग्रह हम तरह तरह से कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है मित्रों कि हम नाम क्या देंगे। मान लीजिए अगर दे दिया जाए कि आपका नीलकंठ दे दिया जाए, नीलकंठ, और विकल्प दे दिया जाए कि ये कौन सा समास है, कौन सा समास है। अब उसमें कर्मधारय भी दिया है, बहुब्रीहि भी दिया है। तब उसमें जो हमें देखना है कि नीलकंठ का प्रयोग किसके लिए होता है। हम जब नीलकंठ का प्रयोग करते हैं तो सामान्य अर्थ में करते हैं या विशेष अर्थ में करते हैं। तो हम अधिकतर समय देखेंगे कि हम नीलकंठ का जब भी प्रयोग करते हैं वो शिव के लिए करते हैं, महादेव के लिए करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये विशेष अर्थ में जाता है, जब विशेष अर्थ में जाता है तो उसे हम बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ही रखेंगे। लेकिन यदि विग्रह दिया हुआ है कि नीला है जो कंठ, तो बिना किसी संदेह के मित्रों हम लोग इसे हम कर्मधारय समास के अंतर्गत रख देंगे। यदि विग्रह दिया हुआ है नीला है कंठ जिसका, तो हम लोग बिना संदेह के बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रख देंगे। तो और कितने प्रकार के शब्द होते हैं, यानी और कितने शब्द, प्रकार नहीं बोलेंगे मित्रों, और कितने शब्द ऐसे हैं, ठीक है, जो कर्मधारय समास के अंतर्गत भी आते हैं, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। अगर सूची देखेंगे तो सूची लंबी हो जाएगी, लेकिन हम कुछ ऐसे शब्द जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उन शब्दों को यहाँ पर देखेंगे और दोनों में विग्रह कैसे होता है उसको भी देखेंगे। मित्रों, यहाँ हम लोगों ने 10 समस्त पदों को लिया है। वो क्या है? दिगंबर, कमल नयन, लंबोदर, अल्प बुद्धि, प्रधानमंत्री, महावीर, पीताम्बर, दिव्य दृष्टि, उदार हृदय और घनश्याम। इसके अतिरिक्त भी और भी शब्द हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण शब्द हैं हमारे लिए, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसका हम लोग यहाँ पर जो है देखेंगे उदाहरण के साथ कि कैसे उनका विग्रह हम कर्मधारय में कर सकते हैं और बहुब्रीहि में भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिगंबर के लिए यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा कर्मधारय में कि आपका दिक ही है अंबर, ठीक है, ये कर सकते हैं, और या दिक रूपी अंबर ये कर सकते हैं, आ जाएगा कर्मधारय समास के अंतर्गत। लेकिन जब करना हो हमें बहुब्रीहि में करना होगा तो क्या करेंगे कि दिक हैं अंबर जिसके, तो दिक मतलब क्या है? दिशाएं। तो यहाँ दिशाएं भी कर सकते हैं, दिक एवं दिशाएं भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं तो दिशाएं हैं अंबर जिसके, ठीक है, जिसके। तो ये जैन मुनियों के लिए आता है, ये दिशाएं जो दिगंबर है, इस तरह से हो जाएगा। जिसे कमल नयन में क्या है? कमल के समान नयन, ये हो जाएगा कर्मधारय समास के अंतर्गत चला आएगा। कमल के समान नयन या कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। हम लोग इसे मौखिक चर्चा ही कर लेते हैं क्योंकि आप लोग इसे कर पाइएगा, हमारा समय भी बचेगा, ठीक। कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, मैं जवाब दे दूंगा। तो कमल नयन क्या हो जाएगा कर्मधारय में? कमल के समान नयन, ठीक है, कमल के समान नयन ये कर्मधारय हो गया। बहुब्रीहि में क्या हो जाएगा? कमल के समान नयन है जिसका, ठीक है, ये बहुब्रीहि समास हो गया। कमल के समान नयन है जिसका लगा दिए तो हो जाएगा वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। अब लंबोदर क्या है? लंबा है जो उदर, बड़ा है जो उदर, ठीक है, उदर मतलब पेट, लंबा है जो उदर, तो है जो आता है वो कर्मधारय में आता है। और इसमें जो अब जब बहुब्रीहि में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि लंबा है उदर जिसका, गणेश के लिए चलाता है, अर्थात गणेश के लिए चलाता है, लंबोदर हो गया। इसके बाद है अल्प बुद्धि क्या है? अल्प है जो बुद्धि, अल्प मतलब थोड़ा, तो थोड़ी है जो बुद्धि, अल्प है जो बुद्धि, ये चलाया कर्मधारय समास में। लेकिन अल्प है बुद्धि जिसकी, यानी व्यक्ति विशेष, जिसे मन बुद्धि भी कहते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास में। प्रधानमंत्री क्या हो गया? प्रधान है जो मंत्री, ये चलाता है कर्मधारय समास में, प्रधान है जो मंत्री, और मंत्रियों में है जो प्रधान, ठीक है, मंत्रियों में प्रधान है जो, इस तरह से करेंगे, मंत्रियों में प्रधान है जो, ठीक, वो चलाएगा प्रधानमंत्री बहुब्रीहि समास में।
फिर है महावीर, ठीक है। तो महान है जो वीर, महान है जो वीर, ये चला रहा आपका किस में चला रहा है, कर्णधारय में। लेकिन जब हम महावीर की बात करते हैं तो क्या करेंगे, महान है वीर जो, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, महान वीर है जो, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, महान है वीर जो या महान वीर है जो, यानी है जो को हम अंत में करके, है जो को हम अंत में करके हम बहुब्रीहि समास बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है जो को अंत में करके। तो आपका जब कर्णधारय कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि महान है जो वीर, और जब हम बहुब्रीहि कर रहे हैं तो है जो को अंत में कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, महान वीर है जो, ठीक। तो इस तरह से जो हम बहुब्रीहि समास कर सकते हैं। उसके बाद क्या है मित्रों, उसके बाद है आपका पीतांबर। पीतांबर तो क्या है, पीला, पीत मतलब होता है पीला, ठीक है, तो पीला है जो अंबर कह सकते हैं, ठीक है, या पीत है जो अंबर, ये अंबर का अर्थ यहाँ क्या हो गया, अंबर का अर्थ हो गया यहाँ पर वस्त्र, अंबर का अर्थ है यहाँ पर वस्त्र, वस्त्र है मित्रों, ठीक है। तो पीत है जो अंबर, ये हो गया आपका किसमें, कर्णधारय समास में हो गया। लेकिन जब कहेंगे कि पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, तो चला आएगा बहुब्रीहि समास के अंतर्गत, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका है पीतांबर बाद दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि, तो दिव्य दृष्टि क्या हो जाएगा, दिव्य दृष्टि आपका है कि दिव्य है जो दृष्टि, दिव्य है जो दृष्टि वो किसमें आ गया, कर्णधारय समास में आ गया। लेकिन जब कहेंगे कि दिव्य है दृष्टि जिसकी, वो चला आएगा जैसे अर्थात व्यक्ति विशेष, ठीक है, वो आ जाएगा कर्णधारय बहुब्रीहि समास के अंतर्गत, दिव्य है दृष्टि जिसकी। अब जो है 9 नंबर क्या है, 9 नंबर है मित्रों उदार हृदय, ठीक, उसी तरह दिव्य दृष्टि की तरह इसका विग्रह होगा उदार हृदय, उदार है जो हृदय, उदार है जो हृदय वह कर्णधारय समास के अंतर्गत। और जब कहेंगे कि उदार है हृदय जिसका, वो चलाएगा बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। और सबसे अंत में घनश्याम, घनश्याम क्या है, घनश्याम तो घन के समान श्याम, ये क्या चला रहा है, कर्णधारय के अंतर्गत, घन के समान श्याम। और जब बोलेंगे बहुब्रीहि समास में तो क्या होगा कि घन के समान श्याम है जिसका, ठीक है, घन के समान श्याम है जिसका, यानी श्याम वर्ण है जिसका, यानी विष्णु के लिए आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मित्रों हम लोग यहाँ पर जो है विभिन्न शब्दों को, विशेषकर कर्णधारय और बहुब्रीहि समास वाले समस्त पदों को हम दोनों में विग्रह कर सकते हैं, इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा द्विगु के साथ भी होता है, द्विगु समास और बहुब्रीहि भी आता है, ठीक है, जैसे त्रिनेत्र हो गया, तो 3 नेत्रों का समूह ये हो गया द्विगु में, और 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, वो आ गया आपका बहुब्रीहि में। तो इस तरह से जो है आप द्विगु और बहुब्रीहि के अंतर्गत भी देख सकते हैं। तो मित्रों इस वीडियो में आज इतना ही, धन्यवाद।